प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के खंड काव्य के अंतर्गत आपके जिले में निर्धारित खंड काव्य है आलोक वृत्त का। आलोक वृत्त खंड काव्य के लेखक कवि गुलाब खंडेलवाल है। अगर बात की जाए इस खंड काव्य की, तो इस खंड काव्य से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपको 5 नंबर के प्रश्न इस खंड काव्य से पूछे जाते हैं। और प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, आइए एक नज़र उन प्रश्नों को देखते हैं कि किस स्तर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में खंड काव्य से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपका ये जो प्रश्न है, इस स्तर का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है, पूछा जाता है। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इसे देखकर। जैसे आपका प्रश्न होगा, आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षिप्त वर्णन कर रहा है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य के जितने भी सर्ग हैं, उन सभी सर्गों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा और उन्हीं का संक्षिप्त अर्थात मुख्य बिंदुओं को आपको, प्रत्येक सर्ग की मुख्य बिंदुओं को आपको वहाँ दर्शाना पड़ेगा। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई स्वतंत्रता की लड़ाई विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस उक्ति के आधार पर आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न दे सकता है। आप उसकी कथा वस्तु का वर्णन करेंगे, अर्थात इसका भी आशय वही है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के समस्त सर्गों की घटनाओं का आपको उल्लेख करना है, ठीक है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। या आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि आलोक वृत्त खंड काव्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दर्पण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। इन तीनों प्रश्नों का जो आशय होगा वह एक ही होगा, अर्थात कहने का आशय यह होगा कि आपको आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अर्थात सभी सर्गों का संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा। आपसे आलोक वृत्त खंड काव्य के किसी एक सर्ग का वर्णन, उस घटना का वर्णन आपसे पूछ सकता है कि आपको किसी एक सर्ग की घटना का वर्णन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपको इस खंड काव्य से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करते हैं आलोक वृत्त खंड काव्य की, तो देखिए, आलोक वृत्त खंड काव्य में कुल 8 सर्ग हैं। यह आपको स्मरण रखना है कि इस खंड काव्य में कुल 8 सर्ग आपके होंगे और प्रत्येक सर्ग अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको प्रथम सर्ग से चतुर्थ सर्ग तक की घटनाओं का वर्णन करूंगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आलोक वृत्त खंड काव्य का प्रथम सर्ग है भारत का स्वर्णिम अतीत। तो देखिए, इस सर्ग की घटना का प्रारंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 ईस्वी के 12 वर्ष पश्चात महात्मा गांधी के गुजरात में जन्म लेने के पश्चात प्रारंभ होता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन इस खंड के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का गुजरात के प्रसिद्ध काठियावाड़ जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म होता है। और उनके जन्म से मानो ब्रिटिश हुकूमत के कर्मचारी और अधिकारीगण सहम जाते हैं, अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं, जैसे किसी दैवी शक्ति का आगमन इस धरती पर हुआ हो, इस भारतवर्ष में हुआ हो। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के भय और डर के साथ ही प्रथम सर्ग की घटना समाप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के 12 वर्ष पश्चात गांधी जी के जन्म से यह सर्ग, प्रथम सर्ग आपका प्रारंभ होता है, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत के भय और सहम जाने के पश्चात, जब गांधी जी का जन्म होता है, ब्रिटिश हुकूमत यह जानता है, जब अंग्रेज सरकार उनके
जन्म की बात सुनते हैं तो मानो ब्रिटिश हुकूमत के भय और सहम जाने के पश्चात यह सर्ग समाप्त हो जाता है, प्रथम सर्ग की घटना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपको यह घटनाएं ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं द्वितीय सर्ग की। तो आलोकवृत्त खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग को गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, इस सर्ग में गांधी जी की प्रारंभिक जीवन की घटनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, उनके प्रारंभिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का इस सर्ग में वर्णन मिलेगा। गोरे शासन के विरुद्ध और खिलाफ गांधी जी के मन में किस प्रकार से देश उत्पन्न होता है, किस प्रकार से ईर्ष्या होती है, इसका सुंदर वर्णन द्वितीय सर्ग में दिखाई देता है। गांधी जी ने गोरे शासन से टक्कर लेने के लिए और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मांस का भक्षण भी प्रारंभ कर दिया, अर्थात वे मांस खाने लगे। किंतु कुछ ही समय के पश्चात उन्हें आभास होता है कि जो यह कार्य कर रहे हैं वह गलत है। उन पर उनकी माता का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। उनकी माता सात्विक विचारधारा की स्त्री थी, इसलिए गांधी जी सदैव ही अपनी माता से प्रभावित होते रहते थे और इस प्रकार से उन्होंने जो गलत मार्ग का चयन किया था, अपने पिता के सम्मुख वे स्वीकार करते हैं उसे और पश्चाताप करते हैं। इस प्रकार पिता के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने पर पिता गदगद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उनका विवाह कस्तूरबा के साथ कर दिया जाता है और इस प्रकार से कुछ समय के पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। किंतु उनकी माता फिर भी भयभीत नहीं होती है, हतोत्साहित नहीं होती है और महात्मा गांधी को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन अर्थात इंग्लैंड भेज देती हैं। लंदन में भी महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, किंतु ईश्वर उन्हें गलत संगतियों के उस चक्र से बाहर निकाल लेता है और वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। लंदन में रहकर बैरिस्टर अर्थात लॉ की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट किया और इस प्रकार से जब वे अपने स्वदेश भारत वापस आते हैं तो उन्हें आकर एक बड़ी दुखद घटना प्राप्त होती है कि उनकी माताजी का देहांत हो चुका है। इस घटना ने मानो उनके हृदय को झकझोर दिया, वे अंदर ही अंदर टूट गए। उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है और इस प्रकार से उनके बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आगमन के पश्चात द्वितीय सर्ग समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस सर्ग का प्रारंभ गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से होता है, यह आपको स्मरण रखना है। और लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस भारत आने तथा अपनी माता की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात द्वितीय सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे कि किस सर्ग में कहाँ से घटना प्रारंभ होती है और कहाँ पर वह घटना समाप्त होती है, तो आपको आसानी से प्रत्येक सर्ग की घटनाएं स्मरण हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। और आलोकवृत्त खंडकाव्य की बात करते हैं तृतीय सर्ग की। तो तृतीय सर्ग की घटना को गांधी जी का अफ्रीका प्रवास कहते हैं। इस सर्ग में गांधी जी अफ्रीका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास के रेल के डिब्बे का टिकट लिया था और उस डिब्बे में जब वे प्रवेश करते हैं तो अंग्रेज कपल्स उसमें बैठे हुए थे, जोड़े बैठे हुए थे, अंग्रेज अधिकारी उसमें बैठे हुए थे और अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ बड़ा ही अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें उस ट्रेन के डिब्बे से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। गांधी जी उस ठंडी भरी रात में उसी स्टेशन की पटरियों के बीच बैठे थे और यह विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा और ये फर्स्ट क्लास की डिब्बे का टिकट लिया है तब इनका बर्ताव मेरे साथ है, तो ये हमारे भारतीय लोगों के साथ, भारतीय जनमानस के साथ किस प्रकार की बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार करते होंगे। ऐसी भारतीय मानवीय दशा का भी बड़े ही मर्म के साथ मानविक ढंग से वे चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और विचार में डूब जाते हैं। और तब उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि प्रेम और अहिंसा के बल पर इस भारतवर्ष में
अंग्रेजों ने जो अपनी सत्ता आधिपत्य की है, जो भारत को गुलाम बना लिया है, उन्हें इस भारत से निश्चित ही बाहर कर देंगे और अपने मुल्क को, अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। उनके चंगुल से अपनी भारत माँ को आज़ाद कराएंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से कठोर दृढ़ प्रतिज्ञा महात्मा गांधी अपने मन में लेते हैं। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अफ्रीका में ही सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया, क्योंकि वे अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए उनकी तरफ से वकील बनकर अफ्रीका सरकार से बहस करने के लिए गए हुए थे। तो वो सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं, सत्याग्रह का बिगुल बजा देते हैं और भारतीयों को न्याय दिलाने में कामयाब रहते हैं। उनकी जीत होती है और अफ्रीका सरकार को उनके सामने झुकना पड़ता है। इस प्रकार से गांधी जी की जीत के साथ ही यह संघर्ष समाप्त होता है और तृतीय सर्ग भी समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी का अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए वहां जाना, अफ्रीका में भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए जाने से यह घटना प्रारंभ होती है, आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी की जीत और संघर्ष विराम के साथ ही तृतीय सर्ग की घटना समाप्त हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से इस सर्ग की घटना प्रारंभ होती है और कहाँ से इस सर्ग की घटना समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। और बात करते हैं खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का। तो खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग है गांधी जी का भारत वापस आना। आपने तृतीय सर्ग में पढ़ा था कि गांधी जी अफ्रीका में भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए गए थे, तो चतुर्थ सर्ग में वे वहाँ जीत जाते हैं और भारतीयों को न्याय दिला देते हैं, तो अपने देश भारत में आगमन करते हैं। तो यहाँ से आपकी चतुर्थ सर्ग की घटना प्रारंभ होती है। गांधी जी भारत में आगमन करते हैं, भारत वापस आते हैं और इस प्रकार से समस्त भारतीय नवयुवकों को, समस्त भारतीय नौजवानों का और भारत के सभी नेताओं का वे आह्वान करते हैं। उनके आह्वान पर देश की बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से गांधी जी ने अपना आंदोलन भारत में प्रारंभ किया। उस आंदोलन का नाम था चंपारण। आपको ध्यान रखना है, चंपारण आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ करने का उद्देश्य गांधी जी का यह था कि अंग्रेजी सरकार और उसके अधिकारी बिहार के चंपारण जिले के उन किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे और उस नील की खेती करने के लिए किसान इनकार करते थे, क्योंकि उनको नील की खेती में कोई भी फायदा नहीं था, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं था। वे अपने आवश्यकता के लिए अन्न उगाना चाहते थे, किंतु अंग्रेजी हुकूमत उन पर नील की खेती करने के लिए जबरन दबाव बनाए हुए थी। किंतु गांधी जी के प्रयास से यह आंदोलन सफल होता है और इस आंदोलन के बाद उन्होंने खेड़ा का आंदोलन प्रारंभ किया, खेड़ा का सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर आता है और बारदोली की महिलाएं पहली बार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं। इस प्रकार से इस सर्ग में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जिसमें आपका बिहार का आंदोलन चंपारण और खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। इन सब आंदोलनों के पश्चात कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में सर्वसम्मत से देश के नेतृत्व की बागडोर गांधी जी को सौंप दी जाती है। तो गांधी जी को देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपी जाती है, उसके साथ ही चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि गांधी जी का भारत आगमन तथा विभिन्न आंदोलनों का प्रारंभ करने के साथ इस सर्ग का प्रारंभ होता है और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में देश के नेतृत्व की बागडोर गांधी जी को सौंप देने के साथ ही यह सर्ग समाप्त हो जाता है। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना ना भूलें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और आलोकवृत्त खंडकाव्य के अगले पार्ट का अध्ययन करने के लिए आप हमारी वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।